बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 210 मुलाहिज़ा फरमाएं। यह हंगामा तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। मैंने बिमला की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। अब गोंपा शायद कोई भाषण दे रहा था। हर शख्स बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। अभी उसका भाषण जारी था कि चबूतरे के पीछे से बरामद होने वाले एक और आदमी को देखकर मैं चौंक गया। ये वही आदमी था जिसने हमारे गार में बिमला पर दस्त दराजी की कोशिश की थी और मेरे हाथों पिटा था और लोगों ने इसे उठाकर बस्ती से बाहर फेंक दिया था। इस शख्स और गोंपा के लिए में थोड़ा बहुत फर्क था। वो झुककर गोंपा के कान में सरगोशी करने लगा। उसके साथ ही उसकी नजरें हमारी तरफ उठ गई। मुझे समझने में देर न लगी कि वो यहाँ हमारी मौजूदगी से आगाह था और गोंपा से हमारे ही बारे में कुछ कह रहा था। गोंपा ने भी हमारी तरफ देखा। उसकी नजरें बिमला के चेहरे से फिसलती हुई मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। उसे निगाहें मिलते ही मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी और मैं ज्यादा देर तक उसकी नजरों की ताब ना ला सका और रुख बदल लिया। उसी लम्हे गोंपा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। दो आदमी उठकर हमारी तरफ लपके और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता वो बिमला को उठाकर चबूतरे की तरफ ले गए। बिमला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। चबूतरे पर वो जानवरनुमा इंसान बिमला से लेपट गया और इसे बुरी तरह बम्बोड़ने लगा। हिम्मत सिंह! बिमला की चीख सुनकर मैं जैसे होश में आ गया और फिर दूसरे ही लम्हे में दौड़ता हुआ चबूतरे पर पहुंच गया और उस वैशी को बालों से पकड़कर एक तरफ खींचने लगा। उसने बिमला को छोड़कर अचानक ही मेरे सीने पर घुंसा रसीद कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे वजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं समझ सकता उसने मेरे सर पर घूंसा दे मारा। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। उसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया और घूंसों और लातों से मेरी तवाज़े करता रहा। बिमला एक तरफ खड़ी चीख रही थी। चबूतरे के सामने बैठे हुए लोग भी चीख चीख कर मेरे हरीफ का हौसला बढ़ा रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले उस शख्स को मेरे हाथों पिटने के बाद उठाकर बस्ती से बाहर फेंक दिया था और अब मेरे खिलाफ उसे शाह दे रहे थे। और फिर मुझे समझने का मौका मिल गया। मेरा निचला होंठ फट गया था जिससे खून बहने लगा था। खून का जायका मुझे अपनी जबान पर महसूस हो रहा था और फिर मुझ पर जैसे जुनून तारी हो गया। मैंने उस वैशी को संभलने का मौका नहीं दिया। पहले उसे उठाकर चबूतरे पर पटक दिया, फिर उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। चबूतरे पर मौजूद नंग धड़ंग औरतें चीखती हुई इधर उधर भाग गई और मैं उस वैशी को पूरे चबूतरे पर लौटाता रहा। लोग अब भी चीख कर मेरे हरीफ की हौसला अफजाई कर रहे थे। चंद गोंपा भी चीख रहा था। वो भी उठकर रीछ की तरह नाच रहा था। एक मरतबा मुझे मौका मिल गया और मैंने गोंपा को उठाकर एक चबूतरे से नीचे फेंक दिया। उसकी भयानक चीख गार में गूंज उठी थी और फिर एकदम ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां जिंदगी का वजूद ही बाकी ना हो। मगर ये सन्नाटा ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सका। दो तीन आदमी चीखते हुए मेरी तरफ लपके लेकिन गोंपा की धाड़ सुनकर रुक गए। मैं उस वैशी को भी चबूतरे से नीचे फेंक चुका था। वो जमीन पर पड़ा करा रहा था। गोंपा ने चीखकर लोगों से कुछ कहा और मेरी तरफ मुड़ गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी और मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। गोंपा के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। उसने एक बार फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। इस मरतबा यूं लगा जैसे मेरे दिमाग में सुइयां चुभ रही हों। मैंने एक बार फिर सर को झटके दिए। गोंपा पर बुरी तरह झुंझलाहट सी तारी थी। वो दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर चीखते हुए कुछ कहने लगा मगर उसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ सका। एक नंग धड़ंग औरत अपनी जगह से उठकर गोंपा गोंपा चीखती हुई उसकी तरफ लपकी। वो उसकी टांग से लिपट गई। गोंपा ने टांग को जोरदार झटका दिया। वो औरत चीखती हुई दूर जा गिरी। गोंपा चीखता दाड़ता हुआ चबूतरे की पिछली तरफ तंग से रास्ते में दाखिल हो गया। मेरे हाथों दूसरी मर्तबा पिटने वाला वैशी भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। गोंपा के जाते ही सूरत बदल गई। चंद आदमी मेरी तरफ घूंसे तान कर चीखने चिल्लाने लगे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। ताम दो नंग धड़ंग औरतें बिमला की तरफ लपकी थी लेकिन उन दोनों बख्शुओं ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उन औरतों को एक तरफ धकेल दिया और मुझे और बिमला को बाहों से पकड़कर उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ हम उस कार में दाखिल हुए थे। मेरा ख्याल था कि वो लोग हमारा पीछा करेंगे लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। हम उस कार से बाहर आ गए। मैदान में अब भी अलाव रोशन था और 3-4 आदमी वहां बैठे हुए थे। हम उनके करीब से गुजरते हुए अपने गार में आ गए। वो दोनों बख्शू भी हमारे साथ थे। मैं उनसे गोंपा के बारे में पूछना चाहता था लेकिन वो दोनों मेरी जबान नहीं समझते थे। वो दोनों हमें गार में छोड़कर चले गए। बिमला ने कंबल ओढ़ लिया और दीवार से टेक लगाकर नींद दराज हो गई। मैं भी उसके करीब बैठा गोंपा के बारे में सोचने लगा। उसके हुलिये से मैंने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि गोंपा का ताल्लुक इस कबीले से नहीं था। वो बाज़ पुरस्रार कुव्वतों का मालिक था। हो सकता है अरसा पहले वो भी भटक कर इस तरफ आ निकला हो और अपनी इन पुरस्रार कुव्वतों के बलबूते पर इन लोगों को अपने काबू में कर लिया हो। लेकिन मेरा एक अंदाजा ये भी था कि कबीले के सब लोग उसके जेरे असर नहीं थे। इन दो बख्शुओं को उसके मुखालफीन में शुमार किया जा सकता था। इसके अलावा सिम्बा भी था जिसने बताया था कि चंद गोंपा एक दिलचस्प आदमी है, जिसका मतलब था कि वो गोंपा का पैरोकार नहीं था। गोंपा ने जिस तरह इन लोगों के अजहान को मस्कर कर रखा था वो वाकई हैरत अंगेज बात थी। इसे तो देखकर कराहियत सी महसूस होती थी लेकिन औरतें जिस तरह उसके पैर चाट रही थी वो कम अज कम मेरे लिए इंतहाई तहय्यर खेज था। इसमें कोई शुबा नहीं कि गोंपा बाज पुरस्रार कुव्वतों का मालिक था और उसने ये पुरस्रार कुव्वतें मुझ पर भी आजमाने की कोशिश की थी।
बस उसका सामना करते हुए मेरे दिमाग को बार बार झटके लगने, सुइयों की चुभन महसूस होना और दिमाग और पूरे जिस्म में सनसनी फैल जाना। वो अपनी किसी पुरस्कार कुव्वत से बार बार मुझ पर हमले करता रहा था, लेकिन शायद मेरे अंदर भी कोई ऐसी कुव्वत मौजूद थी जो उसके इन हमलों को नाकाम बना रही थी। मेरे अंदर वो कौन सी कुव्वत हो सकती थी? मेरे दिमाग में अचानक ही झमाका सा हुआ। मैं उछल पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे जहन की तारीक गोशी से कोई बात उभर कर सामने आना चाहती हो, लेकिन जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। बिमला मेरे घुटने पर सर रखकर सो गई। मैं रात भर जागता रहा था। मुझे अंदेशा था कि गोम्पा या उसकी हवारी कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, लेकिन वो रात किसी गैर मामूली वाक़े के बगैर गुजर गई। सुबह एक बख्शू हमें एक और गार में ले गया। वहाँ दूसरा बख्शू भी बैठा हुआ था। ये गार काफी कुशादा था और चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पूरी घर घर हस्ती का सामान मौजूद है। मैं और बिमला एक गद्दी पर बैठ गए। चंद मिनट बाद एक औरत गार के अंदरूनी हिस्से से बरामद हुई। उसने एक पैकेट हमारे सामने रख दिया जिसमें याक का भुना हुआ गोश्त था और साथ में ताज़ा कहवा भी था। वो खुद भी दो दानों होकर हमारे सामने बैठ गई। उन दोनों में से एक बख्शू हमारे करीब बैठ गया और दूसरा बाहर चला गया। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। हम अभी अपना नाश्ता कर रहे थे कि सिम्बा को अंदर दाखिल होते देखकर मैं चौंक गया। एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, सिम्बा ने कहा। वो सुबह सवेरे हमारी बस्ती में आया था। मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। अपने आप को तुम्हारा शनासा बता रहा है। मेरा शनासा? मैंने हैरत से कहा और फिर बिमला को वहीं छोड़कर गार से बाहर आ गया। गार के दाने से चंद गज दूर एक दराज कामत आदमी एक दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। उसका जिस्म कदरे भारी भरकम था। उसने जीन्स और डेनिम की जैकेट पहन रखी थी। चेहरे और लिबास में वो नेपाली नहीं लगता था। मेरा नाम त्रिदेव है, उसने तारुफ कराते हुए कहा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन चंद जरूरी बातें पूछना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि हम कहीं बैठकर बात करें। सिम्बा में उस गार में छोड़कर चला गया जहां हमने रात गुजारी थी। मैं नहीं समझता कि तुम्हें कुछ बता सकूं। मैंने उसके सामने गद्दे पर बैठते हुए कहा, तुम्हें सिम्बा और बस्ती वालों ने बताया होगा कि एक हादसे के बाद मैं अपनी यादाश्त खो चुका हूँ। मैं किसी हादसे के बारे में नहीं, योगिंदर नाथ नामी उस शख्स के बारे में पूछना चाहता हूँ जो कल सुबह दूसरी बस्ती में तुमसे मिला था और तुमसे मुलाकात के कुछ ही देर बाद उसे पहाड़ियों में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। त्रिदेव ने कहा। लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। वो मुझसे मिलने के लिए आया था और किसी कार की शिनाख्त के सिलसिले में कहीं ले जाना चाहता था। मैंने जवाब दिया। किसी अनजाने खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सराइत कर गई थी। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि योगिंदर नाथ का टूरिज्म के महकमे से कोई ताल्लुक नहीं था। त्रिदेव ने जवाब दिया। मैं इस वक्त तुम्हें जबान खोलने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूँ कि योगिंदर नाथ से तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। मैं कुछ देर तक जहन पर जोर देता रहा और अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसे बताने लगा कि योगिंदर नाथ से मेरी क्या गुफ्तगू हुई थी। मैंने ये भी बताया कि योगिंदर ने दोबारा आने के लिए कहा था। त्रिदेव बड़ी गहरी नजरों से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। वो मेरे चेहरे के तासरात से शायद ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं गलत बयानी से काम तो नहीं ले रहा। क्या तुम बता सकते हो ये सब क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जरूर, त्रिदेव ने जवाब दिया। उसका असल नाम मोतीलाल था। वो हिंदू था और उसका किसी महकमे से कोई ताल्लुक नहीं था। वो दरअसल मुनशियात का स्मगलर था और उसकी मुजरिमाना सरगर्मियां खासी वसी थी। वो कत्ल की कई वारदातों के सिलसिले में भी काठमांडू पुलिस को मतलूब था, लेकिन अचानक ही गायब हो गया। उसका काठमांडू से यहाँ आना और तुमसे मिलने का मतलब ये है कि तुम्हारी हस्ती उसके लिए बहुत आम थी। वो अब मर चुका है और तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम उसके लिए इतने अहम क्यों थे। मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या बता सकता हूँ? मेरे लहजे में बेबसी थी। कुछ याद करने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाश भी योगिंदर नाथ की तरह पहाड़ों में कहीं पड़ी हुई मिले। मैं काम कर रह गया। मुझे वाकई अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सिम्बा गार में दाखिल हुआ। तुम्हारी इस मेहमान का कहना है कि इसे कुछ याद नहीं है। त्रिदेव ने सिम्बा की तरफ देखते हुए कहा। यह दुरुस्त है, सिम्बा ने कहा। इसकी यादाश्त खो चुकी है और हमारे कबीले का वेद इसका इलाज कर रहा है। इसके साथ बिमला नाम की एक लड़की है, लेकिन उसका कहना है कि वो अपने या इसके बारे में उस वक्त तक कुछ नहीं बताएगी जब तक इसके साथी की यादाश्त नहीं लौट आती। बहरहाल मैं फिर आऊंगा। त्रिदेव ये कहते हुए उठ गया। और मिस्टर हिम्मत सिंह, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी यादाश्त वापस लाने की कोशिश करो। त्रिदेव ने यह कहते हुए इस अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे उसे शुबा हो कि मैं अपनी यादाश्त खो जाने का ढोंग रचा रहा हूँ। वो अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। सिम्बा भी अभी आया, कहते हुए गार से निकल गया। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा त्रिदेव की बातों पर गौर करने लगा। उसने बताया था कि योगिंदर नाथ मुनशियात का स्मगलर था और मैं सोच रहा था कि मुनशियात के एक स्मगलर का मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है। योगिंदर नाथ मेरे पास क्यों आया था? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सब कुछ सोचते हुए मेरा सर दुखने लगा और मैं भी उठकर गार से बाहर आ गया। मैं बख्शू वाले गार में आ गया। बिमला वहां नहीं थी। बख्शू ने बताया कि वो तकरीबन 1 घंटा पहले इस गार से चली गई थी। मैं अपने गार की तरफ वापस आ रहा था कि सिम्बा और वेद आते हुए दिखाई दिए। गार में आकर वेद ने मेरे सर की पट्टी तब्दील की और मुतमईन अंदाज में सर हिलाता हुआ चला गया। मैं सिम्बा को यहाँ पेश आने वाले रात के वाकयात के बारे में बताने लगा। सिम्बा ने चंद गुम्बा के बारे में जो कुछ बताया उससे मेरे ख्यालात की तस्दीक हो गई। वो वाकई बाज पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था। कई साल पहले किसी तरह से भटकता हुआ यहाँ आ गया था। उसने 1-2 आदमी को अपनी इस पुरस्कार कुव्वत से तस्खीर कर लिया और फिर उसका हल्का फैलने लगा, लेकिन कबीले के ज्यादा लोग उसके खिलाफ थे।
उसे यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसने भी अपने कुछ हमायती पैदा कर लिए थे, इसलिए किसी तसादुम से बचने के लिए इस मामले को यूं का तूं छोड़ दिया गया। बहरहाल सिम्बा ने मुझे और खास तौर पर बिमला को इससे मोहतात रहने का मशवरा दिया। सिम्बा चला गया। मैं रात पर जागा हुआ था, गद्दे पर लेटा तो नींद ने दबोच लिया। सिम्बा ने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया। शाम हो चुकी थी, गार में मशल जल रही थी। मेरे दिन पर नींद का खुमार था, लेकिन सिम्बा ने जो खबर सुनाई वो बड़ी धमाका खेज थी। बिमला लापता थी। बिमला लापता है, क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक गया। सिम्बा का लहजा मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैदान की दूसरी तरफ दरख्त के नीचे बैठे हुए साधु ने दोपहर के वक्त उसे किसी आदमी के साथ दरख्तों के झुंड की तरफ जाते हुए देखा था। लिबास से वो आदमी कोई हिंदू ही लगता था, लेकिन वो साधु उसका चेहरा नहीं देख सका था। उसके बाद से बिमला को नहीं देखा गया। सिम्बा ने जवाब दिया, तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं जगा दिया? मैंने कहा, मैं दिन भर मुखिया के कामों में मसरूफ रहा था। मुझे भी अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ है। सिम्बा ने कहा। मेरी आंखों के सामने जोगिंदर नाथ की मौत का मंजिर घूम गया। कहीं बिमला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिमला के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। वो जराइम पेशा लोगों की आलाकार नहीं हो सकती। उसे यकीनन इस आदमी ने अगवा किया होगा जो मुझसे कुछ पूछना चाहता था। वो बिमला के जरिए दबाव डालकर अपना मकसद पूरा करना चाहता होगा। क्या उसे पहाड़ियों की तरफ तलाश किया गया है? मेरा मतलब है, किसी अनजाने खौफ से मैं अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, सिम्बा ने कहा। यहाँ चंद रोज से कुछ पुरस्रार किस्म के वाकयात रूनुमा होने लगे हैं। क्या इन पुरस्रार वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा। सूरत खासी पेचीदा है, सिम्बा ने कहा। यहाँ के लोग समझते हैं कि इन पुरस्रार वाकयात के जिम्मेदार तुम हो। मैं एक बार फिर ख्यालों में खो गया। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और इस अरसे में एक आदमी पुरस्रार तरीके से हलाक हो चुका था और मेरी अपनी साथी लापता थी। और बदकिस्मती से वो दोनों आखिरी मर्तबा मुझसे ही मिले थे। लोगों के ख्याल में मैं किसी पुरस्रार शैतानी कुव्वत के जेर असर था और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ये यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि इन पुरस्रार वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक है। वो मुझे कसूरवार समझ रहे थे। मैं सिम्बा के साथ गार से बाहर आ गया। सामने वो दोनों बख्शू चंद आदमियों के साथ खड़े थे। 2 औरतें भी थी। उनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। वो सब हमदर्दाना नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। बिमला की पुरस्रार गुमशुदगी पर सभी परेशान थे और फिर बिमला की तलाश शुरू हो गई। लोग 2-2, 3-3 की टोलियों की सूरत में पहाड़ियों में फैल गए। सिम्बा और एक बख्शू मेरे साथ थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हम हाथों में मशले लिए गारों में घूमते रहे। ये गार चट्टानों के अंदर ही अंदर दूर तक फैले हुए थे। बाज गार सुरंगों के जरिए एक दूसरे से मिले हुए थे और बाज बिल्कुल अलग थलग थे। इन गारों में रहने वाले कई और लोग भी बिमला की तलाश में हमारे साथ शामिल हो गए। आधी रात तक तलाश जारी रही, लेकिन बिमला को ना मिलना था ना मिली। मैं और सिम्बा वापस उसी गार में आ गए। सिम्बा को शाम को अपनी बस्ती वापस जाना था, लेकिन बिमला की गुमशुदगी की वजह से वो भी मेरे साथ ही रुक गया। हम रात के आखिरी पैर तक बैठे बिमला ही के बारे में बातें करते रहे। सुबह हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि तरी देव भी पहुंच गया। वो मुझसे अलहदगी में बात करना चाहता था। सिम्बा उठकर कार से बाहर चला गया। त्रिदेव मेरे सामने बैठ गया। मुझे बिमला की गुमशुदगी का अफसोस है। त्रिदेव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सदियों पुराने ये गार बड़े पुरस्रार है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक रात पहले तुम चंद गुम्फा से मिल चुके हो। उस जैसा पुरस्रार शख्स कुछ भी कर सकता है। तुम अगर चाहो तो मैं भी अब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारी यादाश्त बरकरार होती तो तुम मुझे फौरन पहचान लेते। हमारी पहली मुलाकात तकरीबन 1 महीना पहले काठमांडू में हुई थी। मैं उससे बाकायदा मुलाकात तो नहीं कहूँगा। मैं उस वक्त देशमुख की तरफ था और हम एक दूसरे के हरीफ थे, लेकिन अब हम में दोस्ती हो सकती है। काठमांडू, हरीफ, देशमुख, मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपना मादी भूल चुका हूँ। मैं बेबसी से सर झटकने लगा। मुझे बिल्कुल याद नहीं। मादी की कोई बात मेरे जहन में नहीं रही। मेरे ख्याल में तुम्हें इतना तो याद होगा कि चंद रोज पहले तुम्हारे एक दोस्त की हवेली को आग लगा दी गई थी और तुम्हारा दोस्त साबिक पुलिस इंस्पेक्टर पांडे भी उस आग में जलकर राख हो गया था। और सिर्फ 3-4 दिन पहले तुम पद्मी के करीब नागपाल और चांगली के 2 आदमियों को कत्ल करके 500 किलो हीरोइन ले उड़े हो। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। गोया उसे शुबा था कि मैं अपनी यादाश्त खो जाने का ढोंग रचा रहा हूँ। नागपाल, चांगली, 500 किलो हीरोइन, मैं बिल्कुल नहीं समझा। मुझे उसकी बातों से उलझन महसूस होने लगी थी। अब मुझे खुलकर बात करनी पड़ेगी। त्रिदेव ने यह कहते हुए मोहताज निगाहों से गार के दरवाजे की तरफ देखा। तुम अपनी एक दोस्त को छुड़ाने के लिए देशमुख का पीछा करते हुए हिंदुस्तान से काठमांडू आए थे। तुम भी अगरचे गैर कानूनी तौर पर नेपाल में दाखिल हुए थे, लेकिन 2 पुलिस ऑफिसर तुम्हारी मदद कर रहे थे। देशमुख ने नागपाल के पास पनाह ली थी, लेकिन चंद ही रोज बाद नागपाल उसे अपने लिए बोझ समझने लगा था। उसने देशमुख को मरवा दिया। इस तरह उसके 2 मकासद पूरे हो गए। उसे देशमुख से भी निजात मिल गई और काठमांडू में हंगामे शुरू करवा के उसे अपने बदेशी आकाओं की राह हमवार करने में भी मदद मिली। तुम अपनी दोस्त को देशमुख की कैद से निजात दिला चुके थे। उसूली तौर पर तुम्हें हिंदुस्तान वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम इस चीनी का किस्सा भी पाक करना चाहते थे जो नागपाल की मदद से इस देश में हीरोइन और दीगर मुनशियात की तिजारत पर काबिज होना चाहता था। तुम्हें किस तरह इतला मिल गई कि नागपाल के 2 आदमी जनूबी इलाके से 500 किलो हीरोइन लेकर आ रहे हैं
और हिरवन की यह पहली बड़ी खेप वसूल करने के लिए चांगली अपने आदमियों के साथ काठमांडू से 250-300 मील दूर पद्मी नामी बस्ती में मौजूद था। लेकिन तुमने पद्मी से आगे निकलकर उन दोनों आदमियों को मौत के घाट उतारकर 500 किलो हिरवन पर कब्जा कर लिया। वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह पूरे मुल्क में तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद तुम हिंदुस्तान की तरफ फरार होने की कोशिश करोगे, इसलिए उनकी तमाम तर तवज्जो सरहद की तरफ है। ये बात अभी तक उनके ज़हन में नहीं आई कि तुम पहाड़ों में किसी दूर दराज की बस्ती में बना लिए हुए हो। अगर तुम यादाश्त खो जाने का ढोंग खत्म कर दो और इस हिरवन में से आधा हिस्सा देने का वादा करो तो मैं तुम्हें बाहिफाजत सरहद पार करवा के हिंदुस्तान पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने एक बार फिर बेबसी से सर झटक दिया। वैसे तुम्हारी ये कैफियत कब तक दुरुस्त हो जाएगी? तरी बूंद ने मशकूक निगाहों से मुझे देखा। कुछ नहीं कह सकता। वेजी का ख्याल है हो सकता है 2-4 रोज में मेरी यादाश्त लौट आए और इसमें गैर मुइना अरसा भी लग सकता है, मैंने जवाब दिया। ओह, त्रिदेव ने कहा, मैं फिर किसी वक्त तुमसे मुलाकात करूंगा। अपने ज़हन पर दबाव डालने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए। त्रिदेव के जाने के कुछ ही देर बाद सिम्बा गार में आ गया। मैं इस वक्त शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला था। दिमाग में चींटियां रेंग रही थी। सिम्बा चेहरे के तासरात से मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप गया। वो मुझसे कुछ पूछने की कोशिश करता रहा लेकिन मेरी जबान जैसे गंग होकर रह गई। मिलाकर कई मिनट की खामोशी के बाद मैंने उसे त्रिदेव से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर सिम्बा बुरी तरह चौंक गया। हिरवन? उसने नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी। सूरत खासी पेचीदा हो गई है। मेरे ख्याल में हमें फौरन पुलिस को इतला दे देनी चाहिए। वो लोग जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। पुलिस? मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। यहाँ से तकरीबन 30 मील दूर काली कोट नामी गांव में पुलिस की एक चौकी है, सिम्बा ने बताया। वो लोग कबायली मामलात में मुदाखला नहीं करते और इस तरफ कभी कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। लेकिन ये मामला बहुत संगीन है, हमें पुलिस को इतला जरूर देनी चाहिए। मैं बख्शू को याक पर रवाना कर देता हूँ। 30 मील का फासला अगरचे ज्यादा नहीं है, लेकिन इन पहाड़ों में रास्ते बहुत दुश्वार और खतरनाक है। वो शाम तक वापस पहुंच जाएगा और मेरा ख्याल है कल सुबह तक किसी ना किसी को साथ लेकर यहाँ वापस आ जाएगा। मैं बख्शू को देखता हूँ, उसे अभी रवाना कर देना चाहिए। सिम्बा तेजी से बाहर निकल गया। मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। सूरत-ए-हाल ना सिर्फ पेचीदा बल्कि नाए संगीन भी थी। अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं हिरवन की स्मगलिंग में मुलव्वस हूँ तो मेरा ठिकाना जरूर जेल होगा। इस तसव्वुर ही से मैं लर्ज उठा। बिमला लापता थी या शायद वो भी सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास करते हुए गायब हो गई थी। मेरे लिए भी बचाव का एक ही रास्ता था, फरार। मैं वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा। उसके साथ ही दिन भर बिमला की तलाश भी जारी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। शाम का अंधेरा फैल गया। मैं अपने गार में आकर लेट गया। सिम्बा आज फिर वहीं रह गया था, लेकिन रात को वो मेरे पास नहीं रहा था। मैं बार बार उठकर गार से बाहर झांक रहा था और मिलाकर जब सन्नाटा छा गया तो मैं गार से बाहर आ गया और मोहताज निगाहों से इधर उधर देखता हुआ मैदान की तरफ चलने लगा। अचानक उसी तरफ से कोई पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं जल्दी से एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे दुबक गया। चलने में इधर उधर देखता रहा, लेकिन ना तो कोई आहट सुनाई दी और ना ही कोई नजर आया। मैं पत्थर की आड़ से निकलकर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां नाच उठी। सर पर लगने वाली जरब इतनी शदीद थी कि मैं अपने आवाज पर काबू ना रख सका और लहराता हुआ नीचे गिर गया। उसके साथ ही मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। जहाँ मेरी आंख खुली वो तकरीबन 12 फुट तवील और 7 फुट चौड़ा एक पहाड़ी गार था। छत इस कदर नीची थी कि कदरे लंबे कद के आदमी का सर छत को छू सकता था। एक तरफ दीवार के करीब एक चबूतरा था जिस पर टीन का बना हुआ चिराग जल रहा था। इस चिराग में भी किसी किस्म की चर्बी जल रही थी। गाढ़े धुएं के साथ गार में नागवार सी बू भी फैली हुई थी। मेरे करीबी पानी से भरा हुआ एक बर्तन भी पड़ा हुआ था। मेरी कलाई आहनी कड़े में जकड़ी हुई थी, जिससे मुंसलिक जंजीर का दूसरा सिरा दीवार में लगे हुए एक हुक में फंसा हुआ था। चलने तक तो कोई बात समझ में नहीं आ सकी। फिर रफ्ता रफ्ता सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने लगी। रात को गार के सामने वाले मैदान में मेरे सर पर शदीद ज़रब लगाकर मुझे बेहोश किया गया था और अब मैं एक कैदी था। लेकिन अभी तक कोई अंदाजा मैं नहीं लगा सका था कि मुझे कैद करने वाला कौन था। मैं कुछ देर तक इसी हालत में पड़ा रहा, फिर उठकर उस कैद खाने का जायजा लेने लगा। जंजीर खासी लंबी थी। मैं उस हद तक आगे बढ़ता रहा जिस हद तक जंजीर इजाजत दे रही थी। यह गार शायद पहले भी कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। एक तरफ कपड़ों के चंद चीथड़े और गलाजत का ढेर नजर आ रहा था, जिससे शदीद ताफुन उठ रहा था। मैं दूसरी तरफ घूमना ही चाहता था कि कोने में कोई चीज चमकती देखकर रुक गया। मैंने चबूतरे पर पड़ा हुआ चिराग उठा लिया और आगे बढ़ने लगा और फिर मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। रोशनी में चमकने वाली चीज धूप का वो चश्मा था जो गुज़िश्ता रोज मैंने तरी देव की आंखों पर देखा था। उसका एक शीशा टूटा हुआ था और फ्रेम दरमियान से मुड़ा हुआ था। मेरे लिए खौफजदा होने वाली बात यह थी कि टूटा हुआ चश्मा इंसानी हाथ की गिरफ्त में था, जिसका बाकी हिस्सा दीवार के पीछे था। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो बिमला थी। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद आंखें खोली तो हकीकत जूं की तूं मेरे सामने मौजूद थी। बिमला का मुर्दा जिस्म आड़ी तिरछी हालत में पड़ा हुआ था। उसका लिबास तार तार और जिस्म पर छोटे बड़े जख्मों के लातादाद निशान नजर आ रहे थे।
जो इस बात का सबूत थे कि मरने से पहले उस पर बहुत तशद्दुद किया गया था। मैं जो सोचे बगैर ना रह सका कि बिमला की अजियतनाक मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं जरा और आगे बढ़ा तो मेरे दिमाग को एक बार फिर शदीद झटका लगा। इस तंग सी दरार में बिमला की लाश से 3-4 गज आगे तरी देव की लाश पड़ी हुई थी। उसका नरखरा कटा हुआ था और आसपास खून बिखरा हुआ था जो जमकर स्याह हो चुका था। मैं उस दरार से बाहर आ गया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि बिमला को बस्ती से गायब करने वाला तरी देव था, लेकिन यहाँ कोई और भी था जिसने तरी देव को भी मौत के घाट उतार दिया था। मेरे दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। सर पर जहाँ जरब लगाई गई थी वहां भी दर्द की शदीद टेसें उठने लगी। यूं महसूस हो रहा था जैसे सर में धमाके होने लगे हों और अचानक ही मेरे दिमाग में रोशनी का एक कूंदा सा लपका और उसके साथ ही मैं अपने मादी की तरफ लौटने लगा। मेरी खोई हुई यादाश्त लौट रही थी। बीते हुए दिन याद आने लगे थे। ख्यालात और यादों की सुजूम में मेरा दिमाग दुखने लगा। मैं बार बार सर को झटकने लगा कि जहन का बोझ किसी तरह कम हो सके। मैंने आंखें बंद कर ली और मादी की एक एक तस्वीर जहन पर वाज़े होती चली गई। आखिरी बात जो बिल्कुल वाज़े होकर सामने आई थी वो ये थी कि मैं और बिमला चांगली के 2 आदमी को खत्म करके 500 किलो हेरोइन पर कब्जा करके अपने गांव पर पद्मी नामी उस गांव से दूर निकल जाना चाहते थे जहां चांगली और उसके साथी मौजूद थे। रात भर पहाड़ों में सफर करते हुए हम न जाने कहां निकल आए थे और फिर कार का वो हादसा भी वाज़े तौर पर जहन में उभर आया। आखिरी बात जो मुझे याद थी वो ये थी कि मेरी कार ढुलान पर लुढ़कती हुई गहराई में बहते हुए दरिया की तरफ जा रही थी और मैं भी कार के पीछे ढुलान पर लुढ़क रहा था और फिर मेरा सर किसी पत्थर से टकरा गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा था। तारंग कबीले की उस बस्ती में सबसे पहले योगिंदर नाथ ने अपने आप को टूरिज्म का ऑफिसर जाहिर करके मुझसे राब्ता किया था। वो किसी कार की शिनाख्त के बहाने मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और उसे कुछ ही देर बाद योगिंदर नाथ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। फिर तरीदेव सामने आया। वो अपने आप को मेरा शनासा जाहिर करके मुझसे हीरोइन के बारे में मालूम करना चाहता था और अब बिमला और त्रिदेव की लाशें मेरे सामने थी। बिमला को मेरी साथी समझकर त्रिदेव ने अगवा किया था। वो इस पर तशद्दुद करके हीरोइन के बारे में इससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बिमला तशद्दुद की ताब ना ला सकी और खत्म हो गई। और फिर किसी और ने त्रिदेव को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। ये बात तो समझ में आ रही थी कि योगिंदर नाथ और बिमला को त्रिदेव ने कत्ल किया था, लेकिन ये सवाल नहायत अहम था कि त्रिदेव को हलाक करने वाला कौन था। योगिंदर नाथ और त्रिदेव के बारे में मुझे यकीन हो चुका था कि इन्हें किसी तरह ये पता चल गया था कि मैं चांगली के आदमियों से हीरोइन छीन कर ले भागा हूँ और वो लोग मुझसे हीरोइन हथियाना चाहते थे। बहुत देर सोचने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो मैंने सर झटक कर दीवार से टेक लगा ली। बहुत देर सोचने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो मैंने सर झटक कर दीवार से टेक लगा ली। लैंप में तेल खत्म हो रहा था क्योंकि रोशनी कम हो रही थी। मेरी कलाई पर पड़ी हुई हथकड़ी खासी तकलीफदेह साबित हो रही थी। मैं इस रात को कम से कम हरकत देने की कोशिश कर रहा था ताकि तकलीफ ज्यादा ना हो। सन्नाटा मेरे असाब को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था, लेकिन फिर अचानक बाहर किसी जगह धमक सुनाई दी। वो बारीक कदमों की आवाज थी जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। बिलाखिर कार के दाने के सामने पहुंचकर वो आवाज रुक गई। उसके साथ ही टॉर्च की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखें चुंधिया गई और मैंने जल्दी से रुख फेर लिया। बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे। बस्ती के राज को भूल जाओ और जरा मेरे इस मेहमान खाने में भी रहकर देख लो। यह आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजे में 3 आदमी खड़े थे। एक चंद गोंपा, दूसरा वही जानवरनुमा आदमी जो 2 मरतबा मुझसे पिट चुका था। उसने तीसरे आदमी को पकड़ रखा था। वैश्य ने उस आदमी को जोरदार धक्का दिया और वो लड़खड़ाता हुआ गार के वस में आन गिरा। वो सिम्बा था जिसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। सिम्बा की हालत देखकर मैं लर्ज उठा। उसकी पेशानी से बहने वाला खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उसके साथ मारपीट भी की गई होगी। मैं चंद में हैरान नजरों से उसे देखता रहा, फिर चंद गोंपा की तरफ मुतवज्जो हो गया। तो मुझे अगवा करने वाले तुम थे, लेकिन सिम्बा को यहाँ क्यों लाया गया? ये तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द है। इसे यहाँ लाना मेरे लिए यूं भी सूदमंद साबित हो सकता है कि बस्ती में अब तुम्हारी तलाश करने वाला कोई नहीं रहा। तुम्हारे गायब होने पर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया होगा, गोंपा ने जवाब दिया। उसके भद्दे ऊंटों पर बड़ी करी सी मुस्कुराहट थी। लेकिन बिमला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे इस बेरहमी से क्यों हलाक किया गया? मैंने कहा। उस पर बुम्बा का दिल आ गया था। उसने अपने साथ इस जानवर नुमा आदमी की तरफ इशारा किया। वो 2 मरतबा तुम्हारी वजह से बच गई थी, लेकिन बिलाखिर इसके काबू में आ ही गई। वैसे वो देखने में तो बड़ी नाजुक सी लगती थी, लेकिन बड़ी जानदार निकली। आखिर वक्त तक मुदाहमत करती रही। आखिर में तो त्रिदेव ने भी इसे बचाने की कोशिश की थी। बुम्बा ने इसका भी किस्सा तमाम कर दिया, क्योंकि त्रिदेव का जिंदा रहना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और बिमला तो वैसे भी तुम्हारी साथी थी, तुम्हारे हर राज से वाकिफ होगी। हम इससे वो राज उगलवाना चाहते थे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो बड़ी सख्त जान थी। इतना कुछ होने के बावजूद उसने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं उगला। नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी, मैंने जवाब दिया। तुम तो सब कुछ जानते हो ना, चंद गोंपा ने तंजिया लहजे में कहा। हम तुम्हारा राज तुम ही से मालूम कर लेंगे। पर मैं कैसे जानता हूँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तुम जानते हो मैं अपनी यादाश्त से महरूम हो चुका हूँ, मैंने चेहरा झुकाते हुए कहा। मैं गोंपा पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मेरी यादाश्त लौट आई है। गोंपा ने मुझे घूरा। मैं तुमसे अलहदगी में बात करूंगा, उसने बुम्बा को इशारा किया।
उसने आगे बढ़कर सिम्बा के मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल दिया और फिर आगे बढ़कर मेरी हथकड़ी भी खोल दी। मैं दूसरे हाथ से अपनी कलाई सहलाने लगा। तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी गोंपा, सिम्बा ने उसे धमकी दी। बस्ती के लोगों को हिम्मत सिंह और बिमला के बारे में सब कुछ मालूम है। बिमला को तुमने खत्म कर दिया। हिम्मत सिंह की गुमशुदगी पर लोग खामोश नहीं बैठेंगे। तुम किसी तरह बच नहीं सकोगे। वैसे भी तुम्हारी मुजरिमाना और गैर इखलाकी सरगर्मियां जिस तरह बढ़ रही हैं, वो भी अब बस्ती के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। मेरी मुजरिमाना और गैर इखलाकी सरगर्मियां, गोंपा ने हल्का सा कहका लगाया। अभी तो इब्तदा हुई है सिम्बा, तुम देख चुके हो कि इस बस्ती की औरतें किस तरह मेरे इशारे पर बेलिबास होकर मेरे सामने रक्स करने लगती हैं और मर्द मेरे पैर चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी तो चंद लोग मेरे इशारों पर नाच रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब बस्ती के लोग मुझे सजदे करेंगे। मेरे अंदर की शक्ति उन्हें मजबूर कर देगी। अंदर की शक्ति के नाम पर मैं चौंक गया। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मुझे याद आ गया कि एक रात पहले उसने मुझ पर भी अपनी वो शक्ति आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। उस वक्त तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरे अंदर भी कोई शक्ति मौजूद है। ये तो महज इत्तेफाक था कि गोंपा को अपने इरादे में कामयाबी नहीं हो सकी थी और अब मैं अपने हवास में आ चुका था। ये तुम्हारी खाम ख्याली है गोंपा, सिम्बा की बजाय मैंने जवाब दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुमने इन लोगों की जिंदगियों को जिस तरह जहन्नुम बना रखा है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। ओहो, गोंपा की आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी होगी। उसने नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी। मैं भी उसकी आंखों में झांकने लगा। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा, लेकिन मैं फौरन ही संभल गया और पलक झपके बगैर उसकी आंखों में झांकता रहा। गोंपा खड़े खड़े लड़खड़ा गया, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। बूंबा, वो दाड़ा, इसे बाहर लेकर चलाओ। मैं इसे बताऊं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते गोंपा, तुम जिंदगी भर हमें अपना कैदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंने कहा, मैं ये रोग नहीं पालूंगा। तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। गोंपा ने जवाब दिया और बूंबा को इशारा किया।